जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, मैं उनसे कहूँगा कि वो मेरे पिछले वीडियो को भी देख लिया करें, क्योंकि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को समझने के लिए यानी गेस्टाल्ट स्कूल को समझने के लिए आपको जो है 4 पिलर की आवश्यकता होगी। 4 पिलर में से 2 पिलर को हम बता चुके हैं। एक था आकृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। सेकंड वाला था प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम या सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे समग्रता का नियम यानी सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट को समझने के लिए तीसरा नियम क्या है? समग्रता का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं या नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ आइसोमोर्फिज्म। ठीक है, यानी समग्रता का सिद्धांत को समझने के लिए आपको अब क्या करना होगा कि समग्रता का सिद्धांत क्या होता है उसको समझना होगा। गेस्टाल्ट को समझने के लिए जो ये तीसरा है, यानी पहले हम बताए थे आकृतिक पृष्ठभूमि के बारे में, ठीक है, और इसके बाद बताए थे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन नियम या सिद्धांत के बारे में, और तीसरा है समग्रता का क्षेत्र के बारे में, सिद्धांत के बारे में। इसके बाद जो हम लोग बताएंगे वो बल के बारे में बताएंगे, यानी क्षेत्रीय बल, वो चौथा है। ठीक है, अभी तीसरा हम लोग पढ़ते हैं। तो समग्रता का सिद्धांत को समझने के लिए गेस्टाल्टवादियों ने, आपको तो बताए थे कौन कौन गेस्टाल्टवादी थे, ज़्यादातर हम बताए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समग्रता का सिद्धांत जो है ना, एकदम न होता है कि चलो पूरा किताब को हम 2 लाइनें बता दिए, बस वही काम करेंगे, भले समय ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि बताने में समय ज़्यादा लगेगा और कुछ है नहीं। तो प्रतिक्षण का जो क्षेत्र होता है, किसका? प्रतिक्षण का जो क्षेत्र होता है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। और प्रतिक्षण का जो क्षेत्र होता है और जो मस्तिष्क का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, किसका क्षेत्र? मस्तिष्क का क्षेत्र, यानी परसेप्शन एरिया, एंड ब्रेन एरिया, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। बस इसको अगर हम लोग दिमाग में लेके चले तो हम लोग को पता चल जाएगा कि समग्रता का सिद्धांत होता क्या है, यानी नियम उसका होता क्या है। तो अगर हम कोई वस्तु को यानी कोई उद्दीपक को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, स्टिमुलस को अगर हम लोग देखते हैं, तो जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो हमें क्या हो गया? प्रतिक्षण का क्षेत्र। यानी अगर हम कोई डाइस को देखें, क्या देखें? डाइस को, ठीक है, अगर हम कोई डाइस को देखते हैं तो डाइस को देख लिए तो डाइस का जो एरिया होता है, या कोई हम मकान देख लिए, ठीक है, या हम कोई मकान ही देख लिए, तो मकान का जो एरिया होता है और मकान का जो पिक्चर जो दिमाग में जिस स्थान में बैठ गया, यानी प्रतिक्षण हुआ। अब प्रतिक्षण, ये जो प्रतिक्षण हुआ हम लोग को, प्रतिक्षण का एरिया आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, ये जो एरिया समझ में आ गया तो ये एरिया दिमाग में ले लिया, ये एरिया क्या हो गया? दिमाग में ले लिया। आप लोग समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब प्रतिक्षण का जो एरिया है, चलिए सिंपल तरीका से आप लोग को समझाते हैं। हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, कितना बड़ा है बताइए? बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम लोग बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जब हम लोग फिगर बनाते हैं तो ये क्या है? दिमाग में सेट हो गया है। तो इतना बड़ा भारत है और इतना छोटा सा मैप हम दिमाग में लोड कर लिए,
तो क्या हो गया, कहने का तात्पर्य क्या था कि संबंध जो बताया है ना किसके बीच में, प्रतिछन और क्षेत्र, मस्तिष्क का जो क्षेत्र होता है, तो दोनों का संबंध कंट्री और मैप के बीच में बताया है। यानी अगर आपको पूछेगा कौन बताया, वुडवर्थ, कब बताया, 1948 में। क्या बताया कि प्रतिक्षण का जो क्षेत्र होता है और जो मस्तिष्क का क्षेत्र होता है वो किसके एग्जाम्पल है, वो कंट्री और उसके मैप का एग्जाम्पल है। कौन बोला था, वुडवर्थ ने बोला था। कब बोला था, 1948 में बोला था। अब हम लोग समझेंगे कि समापीकता का सिद्धांत ओरिजिनल में होता क्या है। यानी जब कोई हम प्रतिक्षण करते हैं तो मस्तिष्क का कोई इलाका में यानी कोई क्षेत्र में कुछ न कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है। समझ रहे हैं। कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं, अब जैसे कोई सुंदर सी लड़की को देख लिए तो मस्तिष्क में अलग लोचा हो जाएगा, वहाँ क्या होगा, कोई खास जगह में अलग प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। और अगर हम कोई दूसरी चीज देखते हैं, जैसे गंदी कोई नाली तालाब देख लिए तो अलग प्रतिक्षण करने के बाद अलग प्रतिक्रिया होगी मस्तिष्क का किसी विशेष स्थान में। तो वैसे मतलब वो जो संबंध होता है यानी प्रतिक्षण का और मस्तिष्क में जो परिवर्तन का जो संबंध होता है वही नियम कहलाता है समाक्रियता का नियम यानी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। बात समझ आ रहा है आप लोग को, समझ आ रहा है ना आप लोग को कि क्या हो गया। वो कहने का तात्पर्य ये था कि प्रतिक्षण का जो क्षेत्र होता है और मस्तिष्क का जो क्षेत्र होता है दोनों के बीच में स्पष्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है मस्तिष्क और प्रतिक्षण के बीच में। ऐसा कौन कर रहे थे, वुडवर्थ कर रहे थे, ठीक है। वर्दाइमर जो है, वर्दाइमर ये पता है क्या कर रहे थे 1949 में। कहीं कहीं पे आपको ना 1948 मिलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 1949। तो वर्दाइमर क्या कह रहे थे, वर्दाइमर ये कह रहे थे, पहले तो बता दो वर्दाइमर कौन थे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आप लोग जानते हैं ना, गेस्टाल्ट स्कूल का नाम सुने हैं आप लोग। तो गेस्टाल्ट स्कूल बोले या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान बोले, दोनों सेम होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो गेस्टाल्ट स्कूल या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक थे वर्दाइमर। क्लियर हो गया। इन्होंने ही एक नियम दिया था, ठीक है। एक बल्ब जला, फिर दूसरा बल्ब जला, फिर तीसरा बल्ब जला, फिर चौथा बल्ब जला। अगर ये मतलब समय अनुसार अगर मतलब फास्ट काम होता है तो हमको लगता है ये बल्ब मतलब चल के यहाँ फिर यहाँ फुदक रहा है। ऐसा ना जब शादी ब्याह में जब जाइएगा तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है फाई घटना। कौन घटना, फाई फेनोमेनन घटना। कौन फेनोमेनन, फाई घटना इसको कहा जाता है। ऐसी घटना को जब कोई शादी ब्याह ओकेजन में जाते हैं तो देखते हैं क्या है, देखते ये है कि एक लाइट जला हुआ, अरे ऐसे करके जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहे थे इसके थ्रू हम, मतलब वर्दाइमर के थ्रू, कि समाक्रियता के सिद्धांत के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिस तरह एक बल्ब दूसरे बल्ब से की ओर आता जाता है उसी तरह मस्तिष्क में भी वैसे क्षेत्र होते हैं दो, जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ आता जाता है। इसी के वजह से हम लोग को गति प्रतिक्षण होता है, यानी मस्तिष्क एक डायनेमिक है, मस्तिष्क गत्यात्मक है, मस्तिष्क गति करती है। बात समझ आ रहा है आप लोग को। तो ये किसका कहना था, ये वर्दाइमर का कहना था, ठीक है। चलिए कोहलर का नाम सुने हैं आप लोग, कोहलर और हैडलर, ठीक है। कोहलर और हैडलर दोनों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने
जो है ना समकालिकता का सिद्धांत को ना प्रैक्टिकली यानी प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग करके बताया। तो प्रयोग में उन्होंने क्या किया? ईईजी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राम, ठीक है, ईईजी, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राम के द्वारा यानी ईईजी के द्वारा इन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग में क्या देखा? इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग में यह देखा, इन्होंने दृष्टि का किया था, विजुअल। इन्होंने क्या किया था? दृष्टि का किया था, विजुअल क्षेत्र का किया था, दृष्टि एरिया यानी विजुअल एरिया, दृष्टि एरिया का इन्होंने किया था, विजुअल, ठीक है ना। और इन्होंने क्या देखा कि जब व्यक्ति दृष्टि से देखता है, क्या करता है? देखता है आंख से, तो मस्तिष्क का जो क्षेत्र दृष्टि से संबंधित है, ठीक है, यानी विजुअल एरिया है, वो उस एरिया में ज्यादा तरंग हो जाता है। तरंग मतलब तरंग दिखाई देता है। तो ये किसका कहना था? तो ये कॉलर और हेडलर का कहना था। इन्होंने कहा था 1949 में। कब कहा था? 1949 में कहा था कॉलर और हेडलर ने, कि ईईजी के माध्यम से उन समकालिकता के सिद्धांत को प्रूव कर दिया और बताया कि मस्तिष्क का जो विशिष्ट क्षेत्र होता है वे दृष्टि के देखने से मतलब क्या होता है? तरंगों से प्रभावित होता है उस एरिया में, यानी दृष्टि का, यानी हम जो मतलब प्रत्यक्षण करते हैं उसका सीधा संबंध मस्तिष्क के क्षेत्र से होता है। ये इन्होंने प्रूव कर दिया कि हम जो देखते हैं, जो प्रत्यक्षण करते हैं, उसका संबंध मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र से होता है। ये प्रूव कर दिया था, ठीक है। आप लोग तो समझ में आ गया होगा। एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो बताया गया है, ये किसके मतलब किस कारक फैक्टर के आधार पर बताया गया है? तो तंत्रिका संबंधी और शारीरिक दैहिक संबंधी, या शारीरिक जो भी बोलते हैं, तंत्रिका और दैहिक, ठीक है, यानी फिजिकल फैक्टर और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, यानी दैहिक कारक और तंत्रिका जो बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? तंत्रिका संबंधी, यानी तंत्रिका कारक के द्वारा, ये दोनों कारक के द्वारा जो है क्या होता है? ये दोनों कारक के द्वारा जो है इसको मतलब दर्शाया गया। ये कह सकते हैं समकालिकता का सिद्धांत को। वीडियो तो अपलोड होते रहता, आप लोग को पता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।